नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से। सरकार किसानों के बीच बातचीत लगातार जारी। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी है। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। जानकारी सूत्रों के हवाले से एमएसपी पर केंद्र सरकार ने कहा आंदोलन खत्म हो फिर हम बात करेंगे। सूत्रों से जानकारी, किसानों ने अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया। इस बार भी खाना नहीं खाया। मंत्रियों ने भी किसानों के साथ खाया लंगर। बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ खाना खाते नजर आए। इससे पहले भी आपको याद होगा, जब बातचीत हुई थी उस दौरान में लंगर मंगवाया गया था और इस बार खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के साथ में वही लंगर खाया। किसानों ने अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया और उसी लंगर को नरेंद्र तोमर ने भी खाया। सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत जारी, लेकिन इस बार भी स्पष्ट है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है। सरकार और किसानों के बीच में 7वें दौर की बातचीत है। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। किसानों ने अपने लिए बाहर से मंगवाया खाना। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है इस बातचीत के दौरान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो शुरू हो चुकी है और इससे पहले भी 5 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है बातचीत इस तरह से देखा जाए जो नतीजा दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो अभी पीयूष गोयल ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों लोगों ने दोपहर का भोजन किसान नेताओं के साथ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है किसानों ने अपना भोजन बाहर से मंगाया और उसके बाद लेकिन ब्रजेश, साथ में खाना भी खाया जा रहा है। खुद कृषि मंत्री ने खाना खाया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि देखिए अब आप जो है बातचीत को मान जाइए और अब इस बात को, गतिरोध को खत्म कीजिए। ये गतिरोध खत्म होगा कि नहीं आज, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गतिरोध खत्म इस बात पर अभी तय होगा कि खत्म होगा या नहीं, कि किसान अपने स्टैंड से रोल बैक करते हैं या नहीं, या सरकार 2 कदम पीछे जा करके जो है कोई समाधान का रास्ता खोजती है या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता और मंत्री, सरकार में मंत्री वो सभी अब फिर वार्ता के टेबल पर बैठ गए हैं। ऐसे उम्मीद तो करनी चाहिए कि इस बार कोई नतीजा निकल के सामने आएगा, क्योंकि सरकार लगातार जो लिखित प्रस्ताव के जरिए किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश की किसान नेताओं के साथ बातचीत के जरिए, और अलग अलग मंचों से भी कोशिश देखी जा रही है कि किसान नेताओं को कन्विंस किया जाए। तो ऐसे में कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा, इस बात की संभावना बन रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या किसान बिल को वापस लिए बगैर सहमत हो जाते हैं या फिर सरकार उनके दबाव के आगे झुकती है और किसान बिल को वापस करती है। ये एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि बाकी चीजों को लेकर देखिए, चाहे एमएसपी के एश्योरेंस की बात हो, सरकार ऑलरेडी कर रही है, एमएसपी को एश्योरेंस देने को तैयार है। एपीएमसी को मजबूत करने की बात हो, सरकार ने साफ तौर पर कहा कि एपीएमसी को कमजोर नहीं करेंगे, सरकारी मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी मजबूत की जाएगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्टॉक लिमिट, इसको लेकर के भी सरकार बातचीत, यानी आज की बातचीत भी टर्निंग पॉइंट लेकर नहीं आएगी इस पूरे मामले में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बातचीत भी, क्योंकि दरअसल जो पहले दिन जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। यूं तो देखा जाए तो 6वें दौर की वार्ता हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं कि क्या सरकार अपने कानून में अमेंडमेंट करने जा रही है, क्या अमेंडमेंट के जरिए एमएसपी का एश्योरेंस देगी और एमएसपी के खिलाफ खरीद करने पर सख्त कार्रवाई या कड़े कानूनों की बात करेगी, क्या सरकार एपीएमसी को लेकर लिखित आश्वासन देगी, क्या स्टॉक लिमिट को रिव्यू करने को तैयार होगी। वो तमाम सवाल हैं जो किसानों के साथ संवाद में तय होने जा रहे हैं। अब उसमें परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश। देखिए, आज भी गतिरोध अब तक तो जारी है और बातचीत के बाद ऐसा नजर भी नहीं आ रहा अभी तक, जैसे ब्रजेश भी बता रहे हैं कि आज ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। एक तरफ किसानों की अपनी जिद है, दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार। जानकारी सूत्रों से
किसान सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक जारी है। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी। ऐसे में इस बैठक पर भी अब ग्रहण लगते ही दिख रहा है। यानी तमाम कोशिशें की गई इस बातचीत तक पहुंचने के लिए भी, लेकिन लंगर खाने तक बात सिमट कर रह गई। या आपसी भाईचारा दिखाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह देखिए सेल्फी भी खिंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ में जो किसान यहां पर मौजूद हैं वो सेल्फी भी खिंचा रहे हैं, लेकिन बात नहीं यहां बनती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि आप पहले गतिरोध जो चल रहा है, यानी जो आपका आंदोलन चल रहा है, पहले आप इसको खत्म कीजिए। और दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि आप पहले कानून वापस लीजिए, तब ये गतिरोध खत्म होगा, तब ये आंदोलन खत्म होगा, वरना हम तो साल भर का राशन लेकर यहां पर आए हैं और कितने भी दिन हमें भले ही क्यों ना बैठना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरकार और संगठन की मंत्री ने कराई बदनामी। मंत्री कपिल देव, मंत्री के भाई और मोबाइल कंपनी के मालिक ने विपक्ष को दिया मौका। सफाई देने से क्या पाक साफ हो गए मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी कब होगी। मोबाइल कंपनी के मालिक हुए भूमिगत। सूत्रों के मुताबिक मामले को मैनेज करने का प्रयास शुरू हो चुका है। पुख्ता सूत्रों का दावा है कि सीएम ऑफिस में तैनात एक ओएसडी ने एफआईआर कराने में अहम भूमिका निभाई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस बदनामी का कारण बता रहे हैं सीएम के ओएसडी को। मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों से मंत्री ने रात में ही संपर्क किया था। अपने किए का पछतावा नहीं, दूसरों पर दोष मढ़ रहे मंत्री। पूर्वांचल की मोबाइल कंपनी और पश्चिम के मंत्री के बीच में गठजोड़ क्या है, पूरा पश्चिम के इस रिश्ते को क्या नाम दें। फेस 10 मोबाइल कंपनी के सीईओ और संस्थापक सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ कमिश्नर ने जांच शुरू की। आखिर कंपनी स्वदेशी और सस्ते मोबाइल कहां बनाएगी। कहीं स्वदेशी फोन के नाम पर सस्ती जमीन या फिर सुविधाएं लेने की साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि बहुत प्रमोशन किया जा रहा था कि मोदी जी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उसी आत्मनिर्भर भारत के तहत हम स्वदेशी मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ फर्जीवाड़ा नजर आता है, क्योंकि अब तक मोबाइल लॉन्च हुआ नहीं। इनॉग्रेशन पार्टी हो गई, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर चिपका दिए गए, लेकिन कहां बनेगा मोबाइल, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एसके वाजपेयी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, जानकारी ये भी आ रही है कि मंत्री जी एक ओएसडी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और मामला सेटल करने के चक्कर में लगातार डटे हुए हैं, और वो कह भी रहे थे कि ये एफआईआर पटाक्षेप हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, लगातार मंत्री की तरफ से कोशिश जारी है। जहां वो अपने आप पर मीडिया कर्मियों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया है और किसी भी मीडिया कर्मी से वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और बावजूद इसके लगातार पिछले 24 घंटे से पुलिस जहां हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो कहीं ना कहीं मंत्री का प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके का उनका प्रभाव है, कैसे वो काम कर रहे हैं। और उनके प्रभाव सकते ही कहीं ना कहीं वो कार्रवाई जो एक आम आदमी पे होती है, अगर इस तरीके के केस उसके ऊपर दर्ज होते, वो कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, लगातार वो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। जहां उन्होंने पहले भी गोल मोल जवाब जब न्यूज़ वन इंडिया ने कल उनसे बात की तो उन्होंने दिया था, और उसी तरीके का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से पूरे मामले को रफा दफा किया जाए और पुलिस को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया जाए। वो जहां पहले एक तरफ कहते हैं कि उनके भाई जब भी पुलिस को आवश्यकता होगी तो उपस्थित होंगे और पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, ना तो उनके भाई उपस्थित हुए हैं और ना ही पुलिस अभी तक उनको डिटेन कर पाई है। और उनके भाई लगातार अंडरग्राउंड है, तो सवाल खड़े करते हैं। जहां तक शासन का सवाल है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी जरूर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में फैलाई जा रही है। उन्होंने उनकी कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिस तरीके की चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो इंटेंशन साफ तौर पर दिखाता है कि उनका क्या था। और जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, न्यूज़ वन इंडिया लगातार जहां कल लेकर आज तक चीजों को दिखा रहा है, ये निश्चित है कि बड़े सवाल जरूर उनकी कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, जब कल उन्होंने स्टेटमेंट न्यूज़ वन इंडिया पर दिया था, उनका भाई सहयोग करेगा और जब भी पुलिस बुलाएगी वो सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं जब केस दर्ज है और पुलिस लगातार भी कह रहे हैं कि हम उनको डिटेन कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मंत्री जी को चाहिए कि वो भाई को सामने प्रस्तुत कर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल जरूर हैं। जहां तक शासन का सवाल है, शासन के निर्देश पर ही ये पूरा मामला हुआ है। जब सीएमओ और सीएमओ ऑफिसर ने पूरी तरीके से पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद लखनऊ के हाईकोर्ट कोतवाली में केस दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीजें वो किसी पर भी आरोप है, लेकिन किस तरीके की मंशा कंपनी की तरफ से दिखाई गई थी, कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर हो रहे हैं। अच्छा, ये एफआईआर को एफआईआर में जो कन्वर्ट करने की कोशिशें लगातार चल रही थी एसके, इसको लेकर अभी तक कुछ जानकारी मिली, कहां तक की जुगत लगा दी है?
बिल्कुल मंत्री जी की तरफ से कोशिशें हैं, जहां पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच पुलिस की कहां चल रही है, वो किस तरीके की जांच कर रहे हैं, इस पर पुलिस अपना स्थिति साफ नहीं कर रही है। उनके भाई सामने नहीं आ रहे हैं, वो फोन बंद करके अंडरग्राउंड है। मंत्री जी लखनऊ में है, लेकिन बावजूद इसके ना तो उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान किया जा रहा है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी क्या भूमिका है, उनके भाई क्यों चुप हो रहे हैं, पुलिस का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रही है, आखिर केस दर्ज होने के बाद उस तरीके की कार्रवाई होती हुई क्यों नहीं दिख रही। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उनके मंत्री पद का प्रभाव जरूर है, क्योंकि उनके प्रभाव के चलते ही पुलिस उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर इसी तरीके का केस दूसरे किसी को होता है आम आदमी पर, निश्चित है कि पुलिस एक बड़ी कार्रवाई कर रही होती। उत्तर प्रदेश के 2 IPS अफसर पर केस है, उस पर पुलिस की कार्रवाई दिख रही है कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब एक मंत्री के भाई पर केस है तो आखिर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मंत्री का प्रभाव निश्चित तौर पर है, क्योंकि वो इस पद पर हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस उस तरीके की कार्रवाई करने से बच रही है। चलिए एसके, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। खबर गाजियाबाद से अब, जहां शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुज्जर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने के बाद कपिल गुज्जर ने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी हिंदुत्व को मजबूत कर रही है, हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहती है, मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। इससे पहले मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, मैं आरएसएस के साथ भी जुड़ा हूं। बीजेपी में शामिल हुए हैं कपिल गुज्जर। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान चलाई गई थी गोली, लेकिन अब बीजेपी के हो गए और हिंदुत्व को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है, बीजेपी में शामिल हुए हैं कपिल गुज्जर, और ये वही कपिल गुज्जर हैं जिन्होंने शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान में गोली चलाई थी। इनका कहना है कि आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी में अब ये शामिल हो चुके हैं। इससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। कपिल गुर्जर ने अपने साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ ज्वाइन किया है और इनका अपने क्षेत्र में अपना असर है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर आज ये सभी युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले ये कहाँ थे और इनका बैकग्राउंड क्या है? ये सब लोग हिंदुत्व के लिए काम करते थे, अलग अलग चीज़ों पार्टियों में काम करते थे, लेकिन आज ये सब लोग एक झंडे के नीचे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया इन्हें भारतीय। अभिषेक पंडित मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, कपिल गुज्जर ने पार्टी ज्वाइन कर ली, वो तो कह रहे हैं कि आरएसएस से भी उनका पुराना कनेक्शन है। जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि आज कपिल गुज्जर ने बीजेपी ज्वाइन करी है और यहाँ के गाजियाबाद के अध्यक्षों ने मिलकर आज उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है, और वो पहले भी हिंदूवादी कार्य करते रहे हैं, इसलिए बीजेपी से उनका पुराना कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आज बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी है। और आगे उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करती है, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन करके और आगे मैं अपना काम बढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया। शाहीन बाग में एंटी सीएए प्रोटेस्ट की बीच फायरिंग की थी, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है कपिल गुज्जर ने। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले कपिल गुज्जर उर्फ कपिल बैसला बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। गाजियाबाद बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करती है, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, और वो भी हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं।